आदाब सलाम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका AH मिशन टीवी में। दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को हमारे देश के लोकसभा में वक्फ बिल को पास कराने के लिए देर रात तक बहस चलाई जा रही थी और उसी रात अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगा रहा है। इसी तरह आपको याद होगा दोस्तों, जिस दिन मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत के मजदूरों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांधकर मिलिट्री जहाज में ठूंस कर भारत भेज रहा था, ठीक उसी दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महाकुंभ में डुबकी लगाने गए हुए थे और देश की तमाम गोदी मीडिया दिन भर मोदी जी की डुबकी दिखाने में व्यस्त। इससे आपको क्या समझ में आता है दोस्तों? ये कि जब जब देश में कोई बड़ा मुद्दा आता है, देश का कोई जरूरी मुद्दा आता है जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं होता है, तब यह सरकार उस जरूरी मुद्दों से इस देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देश में कोई नया माहौल खड़ा कर देता है। दोस्तों, जिस तरह से एक लंबी बहस के बाद रात के 1:56 पर वक्फ बिल पास हुआ और वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती थी और जिन पार्टियों पर मुसलमानों को एक उम्मीद थी, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, चिराग जी की पार्टी हो, नायडू जी की पार्टी हो या अन्य वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर और मुसलमानों का रहनुमा बताती थी, उन पार्टियों का मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने वक्त से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया कि उनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी जगह है। दोस्तों, भले ही वक्फ बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो तर्क, जो सवाल सामने रखे गए, उनका एक भी जवाब इस सरकार के पास नहीं है। पहले आप कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, मुसलमानों कहां जा रहे हो, यहां तुम्हारे यह है तुम्हारा मुल्क की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है। ये संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। झूठ शब्द असत्य असत्य। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। असत्य असत्य। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो।
सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, सुनने में आ रहा है कि अंबानी का घर भी संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला याद रखिए देश के लोगों, तो 1911 चारों तरफ जो ऐतिहासिक बात है। ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाब्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। लुटियंस जोन। 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले, उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती है। यह है असली सच्चाई। महोदय, आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस सरकार ने उन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृह मंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। 1911 से लेकर 2025 तक 2014 में भाजपा की सरकार सारा चिट्टा खोल कर रख दिया भाई, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, लोकसभा जिस वक्फ बिल को ये लोग पहले सुनते नहीं है, ये पहले ही बोल रहे हैं। बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। महिला सदन बोल रहा है भाई। कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय, अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे,
तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और सुनिए, गौर से सुनिए भाई। सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, कब्रों में सुकून से सोने की बात का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद। बिल्किस बानो का केस सबको याद है भाई। बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट जेल से बाहर निकले थे, तब इस सरकार के लोग लेकिन ये उनका माला से स्वागत किया था कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण दे करके कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। 15 लाख से ज्यादा भारतीय इसी तरह की भारत छोड़ दिए भाई। किसानों के खिलाफ इस पर कभी बहस नहीं होगी, लोग क्यों भारत छोड़ रहे हैं। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। 700 किसानों की शहादत हुई। जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, उसमें सबकी जमहूरियत जो है हिस्सेदारी नफरत और कल ठसक से नहीं चलती है। मिनिस्टर ने लोकसभा में सबकी हिस्सेदारी जरूरी सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे मुझसे कोई बदगुमान ना हो, खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान ना हो, कुमार जी हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं होती। हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि मनमोहन सिंह के दौर में देश को क्या मिला और मोदी जी के दौर में देश को क्या मिला, या फिर मुसलमानों की दान यह है असली सच्चाई। को लूट कर धन्ना मोदी के दौर में देश को यह सब मिला, साजिश करने वाले कानून की। सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की इस पर कभी बहस नहीं होगी। देश को पता
सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी का अंदाज देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से ये बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं, और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण दे पा रही है। इसे भले किरण की लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ। जी हां, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दोस्तों, जिस तरह से रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा को खोलकर वक्फ बिल को पास किया गया, इस देश का हर एक गरीब मजलूम को इस बात का इंतजार रहेगा, इस बात की उम्मीद रहेगी कि कब इस देश के गरीब मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए देश का लोकसभा और राज्यसभा और कोर्ट रात के 2-2, 3-3 बजे तक खोला जाता है। इस देश के हर एक गरीब मजदूरों को इस बात की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आवाज को मजबूत बनाने के लिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाने के लिए मेरा सहयोग करें और मेरा YouTube चैनल AH मिशन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर भी AH मिशन टीवी को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।